हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2025 के लिए। 23 जून 2025 को जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम होने जा रही है उसमें जो जीके का पेपर है, फर्स्ट ग्रुप बने हुए हैं उसमें ग्रुप ए, बी और सी। तो देखो किस टाइप का पेपर पूछा जाता है और किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर का जो पेपर है वो किस पैटर्न पे था। आज का जो पेपर है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 का पेपर है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका लेवल क्या रहता है। तो क्लास को हम शुरू करते हैं। एग्ज़ाम से पहले आप ये पेपर ज़रूर देखिएगा, पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आई एम श्योर आपको इससे बहुत ही हेल्प होगी। आपको ये पता चलेगा कि किस क्वेश्चन के लिए हमें कितना टाइम देना है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन कितने होंगे, ज्योग्राफी के कितने होंगे, पॉलिटी के कितने होंगे, करंट अफेयर के कितने होंगे, मैथ के कितने होंगे, रीजनिंग के कितने होंगे। वैसे तो देखो एक क्राइटेरिया हमें दे रखा है कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के होंगे, लेकिन एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, उसे आप पैनिक ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 2022 में जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हुई थी उसका जो ए ग्रुप था उसका पेपर है, जो मैंने भी दिया था। ये पेपर मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि आरपीएससी द्वारा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल तक पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था। वीर भारत सभा के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बालमुकुंद बिस्सा, गलत। अर्जुन लाल सेठी, गलत। माणिक्यलाल वर्मा, गलत। केसरी सिंह बाराहट के द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1910 में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n हमेशा किससे विभाजित होगा? अब देखो हमें पता है कि n हमें यहाँ पे नेचुरल नंबर दे रखा है। तो देखो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। तो सबसे पहले देखो हम n के स्थान पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। अगर 1 रखूँ तो मान कितना आएगा मेरा? 9 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, यानी कितना मान आएगा यहाँ से? मान आएगा 65। अब देखो 5 डिवाइडेड रूल क्या कहता है कि लास्ट में 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है तो ये 5 से डिवाइड है। 13 का भाग 20 में पूरा पूरा जा रहा है तो ये 13 से, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखो हमें देखना है कि क्या ये 19 से डिवाइड है, तो 65 है वो 19 से डिवाइड नहीं है। चलो हम n = 2 रख के देख लेते हैं। n = 2 रखा तो यहाँ से मान देखो कितना आएगा? n की पावर कितनी हो जाएगी? 4। 9 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4। 9 की पावर 4 कितना होता है? 65 और 61 माइनस 4 की पावर 4 कितना होता है? 256। तो यहाँ से देखो मान कितना आ जाएगा मेरा घटाने पे? यहाँ से आएगा 6305। अब देखो 5 डिवाइडेड रूल से क्या है कि लास्ट में 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो 5 है। ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है लेकिन ये 19 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम क्या करें? देखो हमेशा किससे विभाजित होगा? क्या हमेशा ये 19 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? देखो हमें यहाँ पे बताना है कि आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या था कि एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था क्योंकि गिलुंड, भवानपुर और आभानेरी और रोजड़ी, ये चारों ही स्थान इससे आहड़ सभ्यता से जुड़े हुए नहीं है। आहड़ सभ्यता की जो खोज की थी वो किसने की थी? अक्षय कृतवियास ने। आहड़ थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको, आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कृतवियास ने की थी। और ये कहाँ पे? बनास नदी पे मिली थी। बनास नदी पे।
और इसे क्या कहा जाता है, इसे ताम्रवती कहा जाता है। ताम्रवती क्या कहा जाता है, इसको ताम्रवती कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन कोई भी ऑप्शन सही नहीं था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वैसे मैं पहले भी ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता, इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं, यानी ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। देखो गणेश्वर सभ्यता है उसे क्या कहा जाता है, ताम्रयुगीन जननी, क्योंकि ये ताम्रयुगीन सभ्यता है और इसे ताम्रयुगीन जननी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। और इस सभ्यता की खोज किसने की थी, आर.सी. अग्रवाल ने। आर.सी. अग्रवाल ने। आर.सी. अग्रवाल ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक बेलनाकार टैंक की अक्षमता दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई 7 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या होगी। अब देखो ये हमारे पास एक क्या हो गया, बेलनाकार टैंक हो गया। ठीक है, अब इसकी क्षमता यानी इसका आयतन दे रखा है हमें। आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कितना दे रखा है हमें, 1408। हमें आधार की त्रिज्या बतानी है यानी आर का मान बताना है। ऊंचाई हमें क्या, देखो गहराई होती है वो ऊंचाई हो गई, वो कितनी दे रखी है, 7। तो यहाँ मान रखेंगे, पाई का मान हो गया 22/7 गुणा आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो आर स्क्वायर, ये एच कितना हो जाएगा 7 इक्वल 1408। 7 से 7 कैंसिल, आर स्क्वायर अगर 22 से डिवाइड करेंगे तो मान कितना आएगा, 64, यानी आर का मान कितना आ जाएगा, 8 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन करवा हुए हैं वो सारे करके जाएं, खास करके 2022 के क्वेश्चन तो पेपर तो सारे ही करने हैं आपको, क्योंकि आरपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया था। पहले जो सिलेबस था वो अलग था और 2022 और अब जो एग्ज़ाम होने जा रही है उसका सिलेबस सेम है। तो 2022 के सारे पेपर आप ध्यान से एक बार पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर शांत और गैर पुनरावर्त वाले दशमलव को वर्गीकृत किया जाता है। यानी देखो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर क्लासिफाइड इन। तो देखो क्या होता है, गैर शांत का मतलब है कि दशमलव के बाद में अंक क्या हो रहे हों, रुक ही नहीं रहे हो, यानी कि क्या हो रहे हों, लगातार अंक आ रहे हों, तो वो तो हो गया गैर शांत यानी नॉन टर्मिनेट। गैर पुनरावर्ती यानी पुनरावर्ती भी नहीं हो रही हो, जैसे 1.2 3 7 8 कोई भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा हो, तो वो कौन सी संख्या होती है, वो होती है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या ही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े पर चित्रित खालिस्तान नाथद्वार चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है, तो वो है पिछवाई। क्या है, पिछवाई। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला की मोती कहा है। देखो जो मुगल शासक है उसमें से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, जैसे फतेहपुर सीकरी से ही पूछ लिया कि फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है, तो वो है तुर्की सुल्तान का महल। जो तुर्की सुल्तान का महल है उसे स्थापत्य कला का मोती कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी मैथ का है। देखो मैथ के अभी तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ये चौथा क्वेश्चन है। 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:25 है और इनकी ऊंचाई का अनुपात 25:64 है, तो इनके आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अब हम समझाते हैं कि शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई, त्रिज्या अलग अलग मानेंगे, r1 स्क्वायर h1 अपॉन 1/3 पाई r2 स्क्वायर अपॉन h2 इक्वल कितना दे रखा है, 4/25। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। h1 अपॉन h2 का अनुपात देखो क्या दे रखा है, h1 अपॉन h2 का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 25/64।
तो ये मान अगर हम यहाँ पे रखें तो r1² अपॉन r2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/25। इसको उधर लेके जाएंगे तो 64 तो क्या हो जाएगा गुणा में, और 25 क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब हमें तो स्क्वायर ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखो r1 अपॉन r2 का जो मान है वो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 8 और नीचे हो जाएगा 5 गुणा 5 यानी 16/25। तो यहाँ पे अनुपात कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राजस्थान के किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अभी मैंने बताया कि जो आहट सभ्यता है उसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक है। देखो एक पुस्तक का नाम जरूर पूछा जाएगा, या तो लेखक देकर उसकी पुस्तक के बारे में पूछेंगे या पुस्तक देकर उसके लेखक के बारे में पूछेंगे। तो यहाँ पे ये जो पुस्तक है वो है दशरथ शर्मा की। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था। तो जो महाराणा प्रताप है उन्हें क्या कहा जाता था, शासक बनने से पहले कीका उन्हें कौन कहता था। देखो कीका उन्हें भील समुदाय के द्वारा नाम दिया गया था, जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया था और युद्ध करने की जो कला है उन्होंने वहाँ से सीखी थी। तो उनके द्वारा इन्हें क्या कहा जाता था, कीका। किसको, महाराणा प्रताप को। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस और देवीचंद्र गुप्त के रचयिता कौन है। तो ये है विशाख दत्त यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो एक पुस्तक पहले पूछ ली है और एक दूसरी अब पूछ ली है। तो यहाँ पे देखो जो कालिदास हैं इनकी जो पुस्तक है, फेमस पुस्तक है इनकी शूद्रक्ष की, वो है मृच्छकटिकम। और इनका कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, जो इन्होंने 3 तो नाटक लिखे थे और 4 क्या लिखे थे, महाकाव्य। और ये जो अभिज्ञान महाशाकुंतलम है ये एक क्या है, नाटक है। जो वसुबंधु थे इनकी पुस्तक है वो है अभिधर्मकोश। जो इनकी फेमस पुस्तक है वो बता रही हूँ मैं आपको, अभिधर्मकोश। ठीक है। तो यहाँ पे मुद्रा राक्षस और देवीचंद्र गुप्तम के रचयिता कौन थे, तो वो थे विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है। जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार वो है जैसलमेर में। कहाँ पे स्थित है, जैसलमेर में। नेक्स्ट दे रखा है, देखो ये भी मैथ का क्वेश्चन है। अभी तक हम 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ये 5वां क्वेश्चन है। यदि प्रेक्षण दे रखे हैं x+3 x+5 x+7 x+10 का माध्यम 9 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। अब देखो यहाँ पे माध्य कैसे निकालते हैं, जितने भी हमें यहाँ पे प्रेक्षण दे रखे हैं उनका योग करते हैं, प्रेक्षणों की बट्टा प्रेक्षणों की संख्या इक्वल क्या लिखते हैं, उसका माध्य। तो देखो इनको अगर हम ऐड करें तो मान क्या आएगा, x कितना हो जाएगा 5x + 25 इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 प्रेक्षण है, 5 को क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 45। इसको इधर लेके जाएंगे 25 को, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से 5x = 20 आएगा। x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। अब हमें पूछा देखो 2 अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या है। 2 तो अंतिम 3 प्रेक्षण, यानी अंतिम 3 प्रेक्षण ये है, यहाँ पे हम मान रखेंगे। तो यहाँ पे देखो मान क्या आएगा हमारा, यहाँ से क्या मान आ जाएगा, देखो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 5 7 12 10 क्या हो जाएगा 22 इक्वल कितना आ जाएगा। यहाँ पे x का मान अभी हमने निकाला है 4, तो वो अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 + 22 बट्टे में कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा ये 34/3
3। मान क्या आएगा यहाँ से 11 सही 1/3। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक प्रश्न और 2 कथन फर्स्ट तथा सेकंड नीचे दिए गए हैं। आपको निर्णय लेना है कि क्या कथन में दिए गए आंकड़े दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, महिमा कला से लंबी है, यानी महिमा है वो क्या है, कला से लंबी है। महिमा है वो क्या है, कला से लंबी है, यानी ग्रेटर देन लगा दिया मैंने। शीला आशा से छोटी है। अब देखो शीला आशा से छोटी है, या ना तो शीला है ना ही आशा है। तो हम कथन देखते हैं, शीला महिमा से छोटी है। अब देखो शीला दे रखा है महिमा से छोटी है, तो अगर मैं शीला को यहाँ पे लगाऊँ, शीला को, तब भी वो क्या होगी, महिमा से छोटी। और अगर कला के स्थान पे लगाऊँ तब भी वो क्या होगी, महिमा से छोटी। तो ये तो पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट है, आशा कला से छोटी है। अब देखो यहाँ आशा कला से छोटी है, कला हमारे पास है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आशा। ये क्या है, कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कौन आएगी, आशा। तो कला से छोटी हो गई। तो हम अगर हमारे पास सेकंड कथन भी है तो भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट से तो दे नहीं सकते तो सेकंड से दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सत्य हो जाएगा। केवल कथन सेकंड क्या है, पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। तो उनका नाम था महाराणा राज सिंह। उनका नाम था महाराणा राज सिंह। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो वो थे भरतपुर किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल 7, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 3 है तो अल्फ़ा और बीटा किस बहुपद समीकरण के शून्यक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें पहले तो क्या होना चाहिए, बहुपद समीकरण का पता होना चाहिए। क्या होती है बहुपद समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0। ये होती है बहुपद का समीकरण। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो है, लेकिन अल्फ़ा बीटा का मान नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या करेंगे, क्यूब इक्वल 3 का क्यूब हो जाएगा। ये कितना होता है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 का क्यूब कितना होता है, 27। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान कितना है, 7 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 अल्फ़ा बीटा इक्वल कितना आ जाएगा, 27। थोड़ी यहाँ पे सरल कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है। यहाँ से देखो अल्फ़ा बीटा का मान कितना आ जाएगा, 20/9। अब ये मान मैं इस इक्वेशन में रखूँगी तो मेरा बहुपद का इक्वेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 3x प्लस अल्फ़ा बीटा का मान है 20/9। अब देखो यहाँ से 9 को हटाना है तो 9 को लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 20। इसको 9 को इधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, 0। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों को निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो वो है देखो पाई चार्ट। पाई चार्ट जैसे आपने देखा होगा मैथ में कई बार हम पाई चार्ट दे रखे होते हैं ऐसे वर्त के रूप में, और इस प्रकार से कोण होता है 360 डिग्री। इसमें अलग अलग इस प्रकार से उपयोग बता रखे होते हैं। तो हम पानी के अलग अलग उपयोग को इस पाई चार्ट से क्या कर सकते हैं, सर्वाधिक रूप से क्या कर सकते हैं, निरूपित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे यदि दिए गए विशेष कूट में P देखो PRODUCTIONS को क्या लिखा जाता है, वो लिखा जाता है QQPCVBU
HPMT इस प्रकार से लिखा जाता है। तो हमें यहाँ पे देखो इसका मतलब बताना है कि इसे क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ओरिएंटेशन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे रिलेशन देखना होगा कि ये किस प्रकार से बनाया गया है। तो देखो अगर आपको समझ में ना आए तो आप क्या करना, यहाँ पे ABCD लगा के क्या कर सकते हो, इसको सरल कर सकते हो। ABCD लिख लेना सबसे पहले। मैं तो सबसे पहले ऐसे ही करती थी, ABCD लिख लेती थी पूरी, ताकि मुझे सबसे अच्छे से पता चले। तो देखो यहाँ पे कौन सा हम करें, P के बाद में क्या आता है, यहाँ पे देखो T आ रहा है, यहाँ पे P के बाद में आ रहा है Q, तो यहाँ पे मैंने मानो +1। R के बाद में आ रहा है Q यानी -1। O के बाद में आ रहा है P तो +1। D के बाद में आ रहा है C यानी -1। U के बाद में आ रहा है V तो यानी +1। C के बाद में आ रहा है -1 यानी +1 -1 +1 -1 ये चल रहा है इसमें। तो इसमें भी हम चलाएंगे। O के बाद में अगर हम +1 करें, O के बाद में क्या आता है P, तो ये यहाँ पे आ जाएगा P। R से 1 अगर कम करें तो क्या आएगा Q। I से 1 क्या करें बढ़ाएं तो J, फिर क्या आएगा D O S B S J N O। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये रीजनिंग का पहला क्वेश्चन था, एक पहले भी कर चुके थे, यानी अब तक रीजनिंग के 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो वो था हरिपुरा अधिवेशन। वो कौन सा था, हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था 1938 में, इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, वो चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने किसे हराया था, पट्टाभी सीतारमैया ने, पट्टाभी सीतारमैया को क्या किया था, हराया था। और सुभाष चंद्र बोस क्या बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे हरिपुर अधिवेशन में, जो 1938 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर भुजा का एक घन बड़ा घन 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 छोटे समान घनों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करने पर बनाया जाता है। बड़े घन की सबसे ऊपरी सतह में से कोने के घनों को हटा दिया जाता है। बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो यहाँ पे संपूर्ण अगर पूछे कि कितने घन बनेंगे तो 64 घन बनेंगे। जैसे इस प्रकार से घन आप हो गया, हमारे पास घन हो गया, इस प्रकार से घन हो गया। तो बड़े घन की भुजा कितने दे रखी है, 8 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा घन है, और उसमें से इसमें कोनों पर से क्या किया जा रहा है, 2 सेंटीमीटर के भुजा वाले घन को क्या किया जाता है, हटाया जा रहा है। तो क्या इसके क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नया नाम दिया था, वो दिया था जलालाबाद, ऑप्शन नंबर 3। और देखो यहाँ पे क्या है, उन्होंने खिजराबाद किसका नाम दिया था, वो दिया था चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद उसका नाम क्या दिया था, खिजराबाद, और अपने बेटे खिजर खां को वहाँ का शासक बनाया था। खेराबाद दिया था, वो दिया था जो सिवाना किला जीतने के बाद उसका नाम क्या रखा था, खेराबाद। और कमालुद्दीन यानी अपना जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था उसको वहाँ का शासक बनाया था। मोमिनाबाद, इसे देखो आमेर का नाम है मोमिनाबाद जो नाम है वो आमेर का नाम है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि बहादुर शाह ने दिया था। किसने दिया था, बहादुर शाह ने ये नाम दिया था आमेर को, मोमिनाबाद। देखो खिजराबाद दिया था चित्तौड़गढ़ को, खेराबाद दिया था सिवाना किले को, और जलालाबाद दिया था जालोर को, और मोमिनाबाद दिया था आमेर को। किसने दिया था, बहादुर शाह ने, और इन तीनों को दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने।
शासक भी पूछ सकते हैं, तो चित्तौड़गढ़ का शासक बना था चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद खिजर खां, और सिवाना का बना था वो बना था कमालुद्दीन, जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द अख के अर्थबोधक हैं? तो यहाँ पे देखो अख के अर्थबोधक हैं, वो हैं गोद और धब्बा। ये अख के क्या होते हैं, अर्थबोधक होते हैं। निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है घातव्य। घातव्य शब्द को शुद्ध ऐसे नहीं लिखा जाता, बल्कि लिखा जाता है ध्यातव्य, इस प्रकार से लिखा जाता है ध्यातव्य। ये होगा, सॉरी, इस प्रकार से नहीं बल्कि ध्यातव्य ऐसे लिखा जाता है, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत। औदार्य ये सही है। सानिध्य ये गलत है। देखो सानिध्य को क्या लिखा जाता है, सानिध्य को लिखा जाता है इस प्रकार से, तो ये इसका शुद्ध रूप होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये प्रवर्तक भी सही है और यौवन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? तो देखो कदापि का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है कदा प्लस अपि, ये बिल्कुल सत्य है। चितांदा का चित प्लस आनंद, ये भी बिल्कुल सत्य है। वीरांगना का वीर प्लस अंगना, तो ये भी सत्य है। लेकिन यहाँ पे जगजननी का गलत दे रखा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द में अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अन्य प्रत्यय देखो यहाँ पे दर्शन प्लस, यहाँ पे स्थान प्लस ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, स्थान प्लस ये प्रत्यय। यहाँ पे हुआ है मान प्लस अन्य प्रत्यय। यहाँ पे हुआ है रम प्लस अन्य प्रत्यय का, और यहाँ पे हुआ है दर्शन प्लस अन्य प्रत्यय का। लेकिन कहाँ पे उपयोग नहीं हुआ है, स्थानीय में नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है? एड्रेस का मतलब होता है, वो होता है देखो संबोधन भी होता है, अभिभाषण भी होता है, मानपत्र, लेकिन निवारण नहीं होता, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, वो है इंग्लिश के क्वेश्चन है। हिंदी के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। द करेक्ट एंटीनोम ऑफ एनिग्मा। देखो एनिग्मा का अर्थ होता है कि जो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई नहीं देता हो, तो हमें इसका विलोम बताना है, तो इसका जो विलोम होगा वो होगा क्लियरिटी, यानी जो स्पष्ट दिखाई दे। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू ए पैसिव वन। ऑल दिस रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ दिस डिसीजन, तो यहाँ पे होगा हिज डिसीजन वाज अप्रूव्ड ऑफ बाय ऑल हिज रिलेटिव्स। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटर्मिनर, यानी डिटर्मिनर का क्वेश्चन है। यहाँ पे ए मैन वुड नॉट मिस सच ए चेंज, तो यहाँ पे होगा मैनी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। सी सेड आई वुड लाइक टू सी इट, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज करना इनडायरेक्ट में इसमें, तो ये होगा सी सेड दैट सी वुड लाइक टू सी इट। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक स्पीच। यहाँ पे क्या करना है, वर्ब बतानी है कौन सी आएगी। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 थे, ये 4 ऑप्शन थे, वो चारों ही क्या थे, गलत थे। तो ये क्वेश्चन भी क्या हुआ था, डिलीट हुआ था। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन भी क्या हो गया था, डिलीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यानी नेतृत्व लीडरशिप को कौन कौन से जो कारक हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। देखो नेता का व्यक्तित्व है, नेता का जो व्यक्तित्व है बिल्कुल पर्सनैलिटी लीडरशिप को क्या करती है, प्रभावित, ये ऑप्शन सही है। समूह सदस्यों का व्यक्तित्व बिल्कुल ये भी क्या करता है, इफ़ेक्टिव करता है। कार्य की प्रकृति बिल्कुल जो टास्क का नेचर होता है वो भी उसको इफ़ेक्ट करेगा।
परिवेश की प्रकृति ये भी करेगा, यानी यहाँ पे जो चारों ही कारक हैं वो लीडरशिप को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित, यहाँ पे हमें देखो दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, कारक दे रखे हैं और गुणांक क्रम से क्या है। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 3Fe प्लस 4H2, यानी इसका हम क्या लेंगे, 3 गुणांक लें H2O, तो यहाँ पे Fe3O4 प्लस H2 यानी 4H2 इस प्रकार से बनेगा। तो देखो यहाँ पे इसका गुणांक कितना लेंगे, हम 3 लेंगे, पानी का कितना लेंगे 4, तो एक बनेगा इसका और 4 क्या बनेंगे H2 के। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, सोने की भूकिया जगतपुरा दिलावर पेटी स्थित है, वो है बांसवाड़ा में। ये राजस्थान में पाई जाने वाली पहली सोने की खान है। राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले हैं। इसबगोल कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो जालौर, सिरोही और बाड़मेर में क्या पाया जाता है, इसबगोल। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है, यानी खनिज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो है ABCD, यानी बाड़मेर सांचौर बेसिन बिल्कुल, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। ये 4 क्या हैं, पेट्रोलीफेरस बेसिन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो नदियाँ दे रखी है और उनकी सहायक नदी दे रखी है। तो यहाँ पे हमें देखो बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे हम देखें काली सिंध की आहू सहायक नदी होती है, बिल्कुल सत्य है। बनास की कोठारी होती है, बिल्कुल सत्य है। चंबल की मेज होती है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन देखो लूनी की जो सहायक नदी है वो पार्वती नहीं होती। लूनी की जो सहायक नदी है वो है, एक तो है जवाई, एक है सूकरी, एक है गुइया, एक है बांडी और एक है जोजरी। अब देखो ये जो जितनी भी लूनी की सहायक नदियां हैं, ये सारी नदियां हैं वो बाईं तरफ से लूनी नदी में मिक्स होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जोजरी एक ऐसी नदी है जो क्या होती है, दाईं तरफ के किनारे से लूनी में क्या होती है, सम्मिलित होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पार्वती क्या है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे देखो अक्षांशीय अवस्थिति बिल्कुल ये प्रभावित करती है, देशांतरीय अवस्थिति ये नहीं करती, अरब सागर से दूरी बिल्कुल करती है, ऊंचावच विशेषताएं ये भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है ये बताना है हमें। तो यहाँ पे देखो विद्यालय का संगठन यानी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। गतिविधियों की योजना यानी प्लानिंग भी संबंधित है। प्रणाली नियंत्रण ये भी बिल्कुल शैक्षिक प्रबंधन में शामिल है। तो यहाँ पे सही उत्तर बताना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिणी विस्तार में अंतर बताइए। पूर्व पश्चिम देखो उत्तर दक्षिण से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है 826, कितनी है 826, और यहाँ से लेकर के यहाँ पूर्व पश्चिम की जो दूरी है वो है 86, ये दूरी कितनी है 869, ये है 826, यानी इसमें से कम माइनस करेंगे तो मान कितना आएगा 43, यानी कितनी आ जाएगी 43 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम जानते हैं कि राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है, चौड़ाई क्या है ज़्यादा है, तो वो कितनी है 869 किलोमीटर, और जो ऊंचाई है वो कम है 826 किलोमीटर। तो इनका अंतर पूछा है, तो आप थोड़ा मैपिंग ध्यान से पढ़िएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है, वो होता है 3 वर्ष। कितना होता है 3 वर्ष। जो RBSE बोर्ड होता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसमें जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर,
पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं तो आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अब देखो यहाँ पे पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक की बात की है, यानी पहली से लेकर कौन सी क्लास तक, 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनकी बात की गई है। अब देखो अगर जो विद्यार्थी हैं उनको अगर संख्या 60 से कम है तब तो 2 शिक्षकों की आवश्यकता होगी, लेकिन 61 से 90 के बीच है, यानी 61 से लेकर 90 के बीच हैं तो यहाँ पे कितने टीचर्स की आवश्यकता होगी, वो होगी 3 शिक्षक की। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है RSERT का विस्तारित रूप है। देखो स्कूल मैनेजमेंट से 1 या 2 फुल फॉर्म जीके के पेपर में ज़रूर पूछी जाएगी, तो प्लीज़ आप एक बार फुल फॉर्म, जितनी भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है उनको एक बार रिवाइज कीजिए। अगर आपके पास लिखी हुई नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी फुल फॉर्म मिल जाएंगी। तो एक बार एग्ज़ाम देने से पहले उसे रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। RSERT का विकसित रूप है वो है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखो यहाँ पे राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन नहीं होगा बल्कि एजुकेशनल होगा, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये देखो करंट के क्वेश्चन है। करंट के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये करंट है वो जब पेपर हुआ था उस टाइम का है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए प्रारंभ की गई थी, तो वो हुई थी कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया है, तो वो कौन सा हासिल किया था, पहला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वो है जैव विकासिक के दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपात की अस्थियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, वो है समजातता का। किसका उदाहरण है, समजातता का। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है, तो देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन बिल्कुल शामिल है, प्लानिंग भी बिल्कुल शामिल है और कोऑर्डिनेशन भी बिल्कुल शामिल है। जो पोस्ट कॉर्ब जो सिद्धांत है वो हेनरी फ्योल ने दिया था, उसमें ये सब शामिल है। एक बजट शामिल है लेकिन बजट निर्माण शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो देखो पहला है बरखान एवं सिप। तो बरखान तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है लेकिन सिप नहीं। परवल्य एवं वनस्पति युक्त रेखे नहीं, बरखान एवं पवन विमुख रेखे। बरखान एक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है और परवल्य भी एक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना के लिए, देखो एक रचना जरूर पूछी जाएगी, ये 21 की है लेकिन 25 के हिसाब से, एक करंट अफेयर के हिसाब से एक रचना या पुस्तक या लेखक का नाम जरूर पूछा जाएगा। तो किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया है, कौन सा पुरस्कार दिया गया है, बिहारी। तो उनकी उपन्यास है हम यहाँ थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1000 kg द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 किलोमीटर पर हावर से 54 किलोमीटर पर हावर तक बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे 36 किलोमीटर पर हावर दे रखा है इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ से देखो u1 यानी वेग कितना हो जाएगा 36, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 बट्टा 3600 से, तो ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है u वेग निकालेंगे वो है 54, तो इसे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 बट्टा 3600 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब देखो हमें यहाँ पे निकालनी है गतिज ऊर्जा। क्या निकालनी है, गतिज ऊर्जा। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, देखो थोड़ा, यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, के ई इक्वल 1/2 mv1 ठीक है। यहाँ पे 1/2 m, यहाँ पे द्रव्यमान कितना दे रखा है 1000। v1 निकालेंगे तो देखो यहाँ पे वेग दे रखा है, वेग क्या करेंगे 15 में से 10 को घटाएंगे, सॉरी स्क्वायर घटाएंगे, यानी 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 1000 गुणा, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 100, यानी कितना हो जाएगा 125। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, किया गया कार्य उतना हो जाएगा 125 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में 2, तो यहाँ से मान आएगा हमारा, मान कितना आएगा, यहाँ से मान देखें तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 6 2 और फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 5 0 सॉरी 2 6 5 फिर 0 0, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो ये मान आ रहा है हमारे आंसर में किलो जूल में आ रहा है, तो क्या करेंगे इसमें 1000 किलो जूल में आ रहा है, तो इससे क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से मान कितना आ जाएगा, मान आएगा 62.50 किलो जूल। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाक्य सही है। नीचे दिए गए एक कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या दे रखा है, 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमें बताना है, क्या बताना है, कूट सत्य बताना है, सही बताना है। तो देखो राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल क्षेत्रों से होने चाहिए, ये गलत है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है, ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। केवल फर्स्ट क्या दे रखा है, यहाँ पे सही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है। यानी जो ये पद्मश्री पुरस्कार हैं, इनसे रत्न पद्मश्री पुरस्कार से या कोई और भी पुरस्कार हैं, उनसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये 2022 का जो पुरस्कार है वो दिया था डॉक्टर महेंद्र भानावत को, डॉक्टर महेंद्र भानावत को दिया था। राज्य स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह 3 चरणों में आयोजित हुई थी, बिल्कुल ये सत्य है। यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के परीक्षार्थियों के लिए आयोजित हुई थी, ये भी बिल्कुल सत्य है। तकनीकी रूप से कुशल एवं ITI युवा भी इसमें भाग ले सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। यह राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के में आयोजित की गई थी, ये भी बिल्कुल सत्य है। यानी यहाँ पे दिए गए चारों कथन क्या है, सत्य। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र हो जाएगा,
वो हो जाएगा उत्तर पश्चिमी रेलवे। उत्तर पश्चिमी रेलवे जिसमें राजस्थान के 4 ज़िले आते हैं। कितने ज़िले आते हैं? 4। एक है अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर। यानी ये जो 4 ज़िले हैं राजस्थान के, ये कहाँ पे उत्तर पश्चिमी रेलवे में आते हैं के अंतर्गत रेलवे क्षेत्र में अधिकतम पूछा है तो उत्तर पश्चिम रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वो है भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, यानी 2019 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 13 अप्रैल 2020 को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है? देखो यहाँ पे राइज दीक्षा, तो राइज और दीक्षा दोनों की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे राइज का मतलब है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। इंटरफेस है, इनिशिएटिव नहीं है, इंटरफेस आएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ऑफ नहीं आएगा, फोर आएगा। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पर्यटन स्थल दे रखे हैं और उनकी कहाँ पे अवस्थित है ये दे रखा है। तो देखो पहला है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा है वो कहाँ पे स्थित है? सिरोही में, बिल्कुल। नाथ द्वार है वो है राजसमंद में, ये भी बिल्कुल सत्य है। भीनमाल है कहाँ पे? जालोर में, ये भी बिल्कुल सत्य है। और गणेश्वर है वो है सीकर में, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कार्यकलाप के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लेक्सिंग प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम है। तो यहाँ पे जो नाम दिया गया है वो है नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम, ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन सा बयान सही है? यानी हमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है, किसके बारे में? गोपनीयता के अधिकार के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसले के संबंध में कौन सा बयान सत्य है? तो पहला है, गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, बिल्कुल सत्य है। इसे अनुच्छेद 21 के एक भाग में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीश पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया था, ये गलत है, यहाँ पे 10 नहीं होगा। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेहार की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था, ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, सरकार ने तर्क दिया है कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो गोपनीयता के अधिकार के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें A कथन, C कथन और D कथन सत्य है, बल्कि B नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? तो वो है अनुच्छेद, यहाँ पे देखो स्टार दिया गया है क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी अनुच्छेद नहीं दे रखा था। तो वो अनुच्छेद जो कैबिनेट गोपनीयता का जो अनुच्छेद है वो दिया गया है। ये जो कैबिनेट गोपनीयता का जो अनुच्छेद है वो है 75 थर्ड में, यानी 75 अनुच्छेद 75 के भाग थर्ड में है। अनुच्छेद 78 है वो है PM के राष्ट्रीय सूचना देने के संबंध में। PM के जो राष्ट्रपति को सूचना देते हैं उनके संबंध में है कि PM राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में है। नेक्स्ट है 62, वो राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने के, जो राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त होने के बाद में किस प्रकार से राष्ट्रपति का पद पूर्ति की जाएगी। अनुच्छेद 69 है वो उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ, उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 53, ये है संघ की
कार्यपालिका यानी जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SHA फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। उसका स्कोर क्या था? देखो यहाँ पे स्कोर ही पूछ लिया। कई बार हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि खिलाड़ी का नाम पूछेंगे या फिर कौन से में जीता है, किससे संबंधित, कौन से खेल से संबंधित है, ये पूछेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा है, वहाँ पर इसके स्कोर पूछ लिए। तो स्कोर है 458.3, 458.3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? तो प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, ये तो इसका कर्तव्य है। स्कूल में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना, ये इसका कार्य नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, ये भी इसका कार्यक्रम है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना, ये भी डाइट का क्या है? उद्देश्य है। लेकिन स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना डाइट का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान में ग्रामीण और लिंगानुपात है वो है 933 और 914। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। देखो यहाँ पे क्या पहला है? चित्त विकृति, अपराध, गैर निवास, दिवालियापन। यानी एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों से सही समूह को चिन्हित कीजिए। यानी एक नागरिक है वो अपना मत नहीं दे सकता, उसे अयोग्य साबित करने के लिए कौन सा समूह यहाँ पे सही है यह हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो, अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, गैर निवास। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RT अधिनियम 2009 की धारा 25 से संबंधित है। 25 धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RT अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है। तो यहाँ पे देखो, जो धारा 25 है वो किससे संबंधित है? वो है छात्र शिक्षक अनुपात से। छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो जो दे रखा है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन ये धारा 33 से संबंधित है। और कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति, ये धारा 39 में से संबंधित है। और विद्यालय विकास योजना ये धारा 21 से संबंधित है। तो यहाँ पे मैंने सारी धाराएं बता दी है आपको। तो RT से एक धारा के बारे में तो ज़रूर पूछा जाएगा, या तो उसमें जो सम्मिलित है वो दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा किस धारा से संबंधित है, या धारा दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? नंदघर। यानी जो आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, नंदघर। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है तेलंगाना। यानी तेलंगाना के जो प्रबंधक निदेशक है उनके साथ समझौते पर ज्ञापन पे क्या किया है? समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जो पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, उनका लेवल बहुत ही डिफ़िकल्ट था। यानी डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे।
सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है यहाँ पे तो दे रखे हैं अनुच्छेद और उनमें उल्लेखित जो सूचनाएं हैं उनके बारे में देखना है, यानी कौन सा किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 54 में दिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल ऑप्शन नंबर 4 यानी अनुच्छेद 54 में दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं, यानी निर्वाचन हेतु योग्यताएं वो दी गई है अनुच्छेद 58 में, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का जो महाभियोग दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 56 में। और राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन ये दिया गया है अनुच्छेद 61 में। तो यहाँ से अनुच्छेद 61 इस टाइप से हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं 58 में, राष्ट्रपति का महाभियोग 56 में और राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन 61 में। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक थी। यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है कि साक्षरता दर कौन से जिले की सर्वाधिक थी। जनगणना से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस पेपर में, 2 या 1 या 2 क्वेश्चन तो आप मान के ही चलो पूछे जाएंगे, चाहे ग्रुप ए का हो, बी का हो या फिर सी का। इन्होंने जनगणना दे रखी है यहाँ पे देखो, जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो वो है कोटा। यानी कोटा की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 76.6% सर्वाधिक है। जबकि अगर आपको पूछे कि सबसे कम किसकी है तो वो है जालोर की। अगर सबसे कम साक्षरता पूछे तो वो है जालोर जिले की। कौन से जिले की है, जालोर जिले की है और कितनी है, वो है 54.9% साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का जो उद्घाटन किया गया था वो कौन सा सैनिक विद्यालय है, वो है झुंझुनू। कौन सा है, झुंझुनू। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 8 अप्रैल 2022 को क्या किया गया था, यहाँ पे 2022 को क्या किया गया था, इस सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया था। इस टाइप से देखो 2022 में जो पेपर पूछा गया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड द्वारा, उसका हमने विद सॉल्यूशन मैंने आपको पूरा बता दिया है, जिसमें हमने 75 क्वेश्चन किए हैं। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, वही पैटर्न रहेगा। 5-5 क्वेश्चन, जैसे मैथ के 5, रीजनिंग के 5 हो जाएंगे, इंग्लिश के 5, हिंदी के 5 हो जाएंगे, साइंस के हो जाएंगे। इस टाइप से जैसे करंट जीके के 10 क्वेश्चन मान के चलते हैं हम, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पॉलिटी के 5, ज्योग्राफी के 5, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पेपर करवाने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको ये पता चले कि जो 23 जून 2025 को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें किस लेवल का पेपर पूछा जा सकता है और पेपर का पैटर्न क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर की क्लासें मैं लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आप भी करंट अफेयर की क्लास लेना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा, जिसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम से पहले इन करंट अफेयर्स की क्लास को एक बार रिवाइज करेंगे तो आई एम श्योर आपके करंट जीके के क्वेश्चन हैं वो सही होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।